अध्याय 2 देख रहे हैं, नए राजा और उनके राज्य। यहां पर हम समय की बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 ईस्वी, उसी के बीच में एक हिस्सा लेंगे और वहां देखेंगे कि कैसे नए राज्य बने और क्या सिचुएशन थी। तो पहले मैं आपको मैप दिखा दूं, क्योंकि 7वीं शताब्दी के बाद, जो 7वीं शताब्दी है, इसके बाद कई बड़े बड़े राजवंशों का, डायनेस्टी, इनका उदय हुआ। और इस मानचित्र में आप देख रहे हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासन कर रहे थे वो प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। यानी कि ये 7वीं से 12वीं, इसके दरमियान कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रमुख राजवंश थे या डायनेस्टी थी। तो आप यहां देखेंगे इसका चित्रण, ये परिवर्तनशील सीमाएं इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये सीमाएं कोई फिक्स नहीं थी, ये चेंज होती रहती थी, मतलब छोटी बड़ी होती रहती थी। तो सबसे पहले आप देखें, इसमें बकायदा नाम भी दिया हुआ है। तो यहां है आपका ये इलाका, देखिए ये है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ये वाला इलाका राष्ट्रकूट। ये है इलाका पाल। पाल, राष्ट्रकूट, पाल, पाल। फिर यहां पर आइएगा, ये जो है इलाका, ये वाला, इसमें आप देखिए ये तो चौहानों का हो गया। चाहमान, जो चाहमान है, पहले चाहमान कहलाते थे और अब आज के जमाने में, या फिर हम जिनको चौहान के नाम से जानते हैं, तो ये चाहमान थे। आगे चल के ये उसी समय चौहान भी कहलाए। यहां पर इसके नीचे का जो इलाका है ये है गुर्जर प्रतिहार। इन सब के राजाओं के हम नाम लेने वाले हैं। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इनका रीजन कौन सा था। या ये देखिएगा आप, ऑलमोस्ट मध्य भारत है ये, इसमें गुजरात भी शामिल है। तो ये तो इलाका इनका हो गया चाहमानों का, थोड़ा ऊपरी इलाका। और यहाँ गुर्जर प्रतिहार, यानी कि अब जो आज का मध्य प्रदेश है। अगर आप पाल का देखें तो ये बंगाल का इलाका हो गया। राष्ट्रकूट थोड़ा सा ऊपर, मतलब बहुत साउथ नहीं गए, मतलब तमिलनाडु के करीब नहीं गए हम लोग, लेकिन उसके ऊपर ही बाएं तरफ, इसमें थोड़ा बहुत आपका महाराष्ट्र भी दिख रहा है आपको, और थोड़ा और नीचे आ जाइए आप, तो आंध्रा का भी कुछ पोर्शन हमको इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके यहां पर अगर नीचे आए तो 3 तो स्ट्रॉन्ग थे जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, इसमें जो कावेरी नदी है उसका बहुत नाम आने वाला है। तो यहां भी देख लीजिए ये कावेरी नदी कहां पर है, इसका नाम काफी आएगा। इसके अलावा यहां से ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये है आपका अफगानिस्तान। यहां से जो राजा उस जमाने से आए या शासक आए, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। चालुक्य यहां पर है, फिर से देख लीजिए, चालुक्य यहां है। चोल, चेर, पांड्य। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नए राजवंश जिस तरीके से आए, अब हम हमेशा बात करेंगे इस पूरे डिस्कशन में 700 से लेकर 1750 में। तो कहानी कहां से शुरू हुई, थोड़ा कहानी की तरह सुनिएगा। हुआ ये कि जब हमारी 7वीं शताब्दी, यानी कि 700 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर बहुत बड़े बड़े जिनके पास जमीन थी, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन, वो लोग, और साथ में ऐसे सरदार, ऐसे चीफटेंस जो योद्धा थे, लड़ते थे, वॉरियर्स, ये लोग आ गए थे अस्तित्व में। अब राजा लोग, जो किंग्स थे, वो उन्हें अपने मातहत, अपना मातहत मतलब होता है कि अपने अंडर में या अपने जरिए या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी राजा ये कहते थे, ठीक है, आप या तो हमारे अंडर में है या आप सामंत है। सामंत कौन होते थे? सामंत वो होते थे जो राजा को जरूरत पड़ने पर अस्त्र शस्त्र और सैनिक प्रोवाइड करते थे। तो इन सामंतों से ये ही उम्मीद की जाती थी कि जो राजा है उनको वो राजा माने। और उसका क्या जरिया है मानने का? वो राजा या जो भी भूस्वामी है उनके लिए वो उपहार लेके आए, गिफ्ट लेके आए, मतलब बकायदा नतमस्तक हो, दरबार में हाजिरी लगाए, और जब भी उनको जरूरत हो उनको सैन्य सहायता दें। ठीक है। अब उसमें यह हुआ कि जब यही लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सामंत, चीफटेंस, अपनी ज्यादा उनके पास सत्ता हो, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है, हर देश यही चाहता है कि भाई उसके पास ज्यादा जमीन हो, और जितनी भी संपदाएं हैं, जिसमें बहुत संपदा में सब आ जाता है, पानी, जमीन, खनिज,
वाटर रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेस हैं, जंगल रिसोर्सेस, ये सारे उनके पास आ जाए। तो ये जो लोग हैं सामंत, ये अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर, महासामंत, सामंत तो आप समझ गए चीफ्टेंस, ये महासामंत अपने आप को बोलने लगे कि हम महासामंत हो गए अपने आप खुद ही, और मंडलेश्वर, इसका मंडल मतलब होता है एक इलाका, एक डिवीजन। तो इस मंडल का वो कहते थे कि हम इस मंडल के बहुत बड़े स्वामी, महान स्ट्रॉन्ग स्वामी हो गए। ओके, अब कभी कभी ये होता था कि ये जो राजा और जो सरदार, बड़े सरदार हैं जिनके अंडर में कह सकते हैं ये लोग थे, वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक किंग है, ठीक, यहां पर कोई सामंत है, उसका ये इलाका है, इसका, क्योंकि इनको भूमि दी जाती थी, इनको जमीन दे दी जाती थी कि भाई आप यहां से टैक्स कलेक्ट करिए, तो ये अपने आप को अपने आप महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, क्योंकि बड़ी बात है कि उनके पास पावर तो थी, वो तो आपके राजा को या किंग को लड़ाई के समय सारी चीजें प्रोवाइड करते थे, लेकिन इनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि ये राजा के राज में आए, उनको गिफ्ट ला के दें, ये सब उनसे की जाती थी। लेकिन कई कई ऐसे स्ट्रांग हो जाते थे, वो कहते थे हम राजा को नहीं मानते, हमारा इलाका हो गया ये, हम और बड़ा इलाका कर लेते, यानी वो अपना राज स्थापित करने की कोशिश करने लगते थे। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, यहां दिखा देता हूं आपको, फिर मैं असली चित्र पे जाऊंगा। इसका उदाहरण ये है कि दक्कन वाला इलाका, ये दक्कन वाला इलाका है, ये दक्कन वाला इलाका है। तो जो दक्कन है, इस इलाके में अभी नाम भी दिखाऊंगा आपको, इसमें राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट। तो पहले क्या थे, ये लोग चालुक्य राजाओं के अंडर में थे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक राजा होता है, उसके अंडर में ये आपके सामंत होते हैं। तो पहले जो थे, ये जो राष्ट्रकूट है, ये जो राष्ट्रकूट आप यहां देख रहे हैं, अभी वहां ले जाऊंगा आपको, ये इन चालुक्यों के अंडर में थे। किनके अंडर में थे? चालुक्यों के अंडर में, ठीक। लेकिन जब 8वीं सदी आई, मतलब 800 साल की बात मैं कर रहा हूं, इसके मध्य की बात है, इसमें मतलब 8वीं सदी मतलब 750 मान लीजिए, इसके दरमियान जो राष्ट्रकूट है, उनका एक प्रधान था, राष्ट्रकूट का एक प्रधान था, इनका नाम ये है दंती दुर्ग। क्या नाम है? दंती दुर्ग। इन्होंने अपने जो चालुक्य स्वामी इनके हुआ करते थे, मान लीजिए एक चालुक्य इनके स्वामी हुए, राजा जो भी है, उनको, मतलब ये उनके अंडर, दंती दुर्ग उनके अंडर में थे। लेकिन ये जो इतने स्ट्रांग हो गए दंती दुर्ग, उन्होंने कहा कि हम ये जो हमारे चालुक्य राजा है उसको हम मानते ही नहीं, ठीक। और उसके बाद उन्हें बकायदा जो चालुक्य राजा था उसको हराया, और हिरण्यगर्भ, मैं अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, ये हिरण्यगर्भ मतलब होता है सोने का गर्भ जहां पर, जैसे आपकी मदर है, जब उन्होंने आपको पैदा किया होगा तो आपको अपने गर्भ में, या कहे वूम में रखा होगा। तो हिरण्यगर्भ का मतलब ये होता है कि सोने का गर्भ, सोने का वूम, जहां पर बच्चा पलता है। तो इन्होंने क्या किया, दंती दुर्ग ने एक तो चालुक्य राजा को हरा दिया, और ये हिरण्यगर्भ वूम, सोने का गर्भ, इसका एक रिचुअल किया, धार्मिक अनुष्ठान किया। जब, ठीक है, अब जैसे ही ये जो अनुष्ठान है, ये जो रिचुअल चल रहा था, जिसको मैं हिरण्यगर्भ कह रहा हूं, जब ये ब्राह्मणों, क्योंकि ब्राह्मण उस समय इस सबको संपन्न किया करते थे, तो जब ये संपन्न होता था, तो इससे ये माना जाता था कि एक आदमी जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो क्षत्रिय बन जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं हूं, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं क्षत्रिय नहीं हूं, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें नहीं आता हूं, तो अगर मैं ये कर लूंगा, हिरण्यगर्भ ये रिचुअल हो जाएगा मेरा, तो मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा। तो फिर से समझाता हूं कि दंती दुर्ग, अब मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं। ये जो दंती दुर्ग थे, ये जो राष्ट्रकूट के एक बहुत बड़े सरदार रहे, वो पहले चालुक्यों के अंडर में आते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते आपकी ये, और फिर उन्होंने इनको हरा भी दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये दंती दुर्ग साहब ने एक हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया, और फिर ये वैसे तो नहीं थे क्षत्रिय, लेकिन ये क्षत्रिय बन गए। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल इसका मैं आपको दूंगा, वो यहां पर इसके एक दूसरा भी एग्जाम्पल हमारे पास है। इसमें यह हुआ कि जो उद्यमी परिवार, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास है। उद्यमी परिवार का मतलब क्या होता है? उद्यमी परिवार मतलब जो ट्रेड में होते हैं, जो उद्योग लगाते हैं, या
उस तरीके के ट्रेडिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब जब उद्यम, एक आदमी उद्यमी होता है, अगर आप देखें हमारे अंबानी और अडानी जो हैं वो शायद सबसे पावरफुल लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के। उसका कारण क्यों है, क्या है, उनके पास पैसा बहुत है। तो अब ये पॉलिटिकल पावर भी जाना चाहेंगे, उनको भी मिलना चाहिए। तो इन्होंने कई ऐसे जो उस जमाने में परिवार हुए, वो राजशाही चाहते थे, वो भी चाहते थे कि हम राजा बने। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास सैन्य कौशल था, यानी उनके पास जो लड़ने की कला है, प्रक्रिया है, या साजो सामान वो तैयार था, या वो उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। जैसे मैंने कहा हमारे पास एग्जाम्पल है। अब यहां पर इनको देखिएगा, इनका नाम है मयूर शर्मन। तो ये है कदम्ब भी एक इलाका है। तो कदम्ब मयूर शर्मन। और एक और नाम आपको दिखाना चाहता हूं, इनको देखिए, इनका नाम है हरिचंद्र। यह है गुर्जर प्रतिहार भी एक जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए गुर्जर प्रतिहार इलाका। तो ये भी एक राजवंश रहा। तो गुर्जर प्रतिहार कौन कौन से नाम लिए मैंने, ये कदम्ब मयूर शर्मन हो गए और ये राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार। अब ये जो दोनों लोग थे, ये भी ब्राह्मण, भी कर रहा हूं उसके लिए, और ये भी ब्राह्मण, दोनों ही ब्राह्मण थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो परंपरागत पेशा था, जो ये काम किया करते थे, जैसे मैंने कहा कई उद्यमी परिवार थे, उन्होंने तो फिर अपना सैन्य कौशल यूज कर लिया। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने, वो थे तो नहीं, क्योंकि वो क्षत्रिय तो नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने शस्त्र अपना लिया। अब देखिए इनको पावर की तरह, तलवार अगर इनके पास है, सर पे इनके ये अगर हेलमेट है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शस्त्र उठा लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो कदम्ब मयूर शर्मन साहब है, इन्होंने कर्नाटक और ये जो राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार वाले, जो गुर्जर प्रतिहार वाले राजा हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने राजस्थान, ये जो इलाका है राजस्थान, ये इलाका अपना राजस्थान का है। देखिएगा ये राजस्थान है। मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ जगह पे, फिर से समझिए। यहां पर गुर्जर प्रतिहार साहब के बारे में बात हो रही है, मतलब ये एक राजवंश है, उसके रहे राजा हरिश्चंद्र। एक तो राजा हरिश्चंद्र हो गए, और दूसरे मयूर शर्मन, ये आए कर्नाटका। इस मतलब यही इलाका है कर्नाटक का, ये कर्नाटक में छा गए और ये इधर छा गए, यहां पर राजस्थान। तो ये चीजें इस जमाने में हो रही थी। अब राज्यों का प्रशासन इस जमाने में कैसा हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होना है। मैं आपको एक चित्र दिखा दूं, यहां पर ये एलोरा की गुफा का एक चित्र है, जिसमें जो विष्णु भगवान है, उनका जो चेहरा है, सर है, वो नरसिंह, मतलब पुरुष का धड़ है, लेकिन चेहरा जो है उनका सिंह का है, यानी लायन का है, लायन का। तो ये इस राष्ट्रकूट की जो कलाकृतियां बनी उस जमाने में, उसका एक बड़ा नायाब सा चित्रण है। अब इसमें क्या हुआ कि कई ऐसे राजा हुए, जैसे जिनका मैंने नाम लिया, इनके अलावा कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने कहा कि भाई हम तो राजाओं के राजा हैं, यानी महाराजाधिराज हैं। कई लोगों ने कहा कि हम त्रिभुवन, पहला अक्षर लिख रहा हूं, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, फिर से इसको दिखा देता हूं आपको। कई ऐसे थे, ये नाम बार बार आएंगे, इसलिए इसमें क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे। कईयों ने कहा कि हम महाराजाधिराज हैं, मतलब राजाओं के भी राजा हो गए, और तीन भुवनों के स्वामी यानी त्रिभुवन चक्रवर्तिन, ऐसे बड़े बड़े नाम इन्होंने, मतलब कितने भारी भरकम नाम है ना ये, ऐसे इन्होंने उपाधियां धारण कर ली, खुद ही धारण कर ली, या लोग किसी ने कहा तो, जो उनके राज साथ में जो उनके रहते होंगे। लेकिन इसमें यह था कि केवल महाराज अधिराज ही नहीं बन गए वो, इसके अलावा वो जो उनके सामंत हुआ करते थे, या किसान है, व्यापारी है, ब्राह्मण है, उनके साथ भी अपनी सत्ता, जो भी उनके पास पावर था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऐसा नहीं कि वो खुद अपने पास रखते थे, क्योंकि राज्यों का प्रशासन कैसे होगा फिर, ये व्यापारी, किसान और ब्राह्मणों के बगैर कैसे होगा। तो यहां पर जितने भी राज्यों के मैंने बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर किसान, पशुपालक जो पशुओं को पालते थे, हर्डर्स और फार्मर्स, और जो कारीगर थे,
इनसे टैक्स लिया जाता था। संसाधन क्या लिया जाता था? टैक्स मतलब रेवेन्यू। इनसे रेवेन्यू लिया जाता था। यानी जैसे मान लीजिए किसान है, हमने पढ़ा था पहले कि किसान जो भी उत्पाद करेगा एक 1/6 इसका हिस्सा ले लिया जाएगा। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए लगान के रूप में चीजें इनसे ली जाती थी, टैक्स के रूप में और रेवेन्यू के रूप में। तो इसी से फिर घर घर राजाओं का घर कैसे चलेगा? ऐसे तो चलेगा। मैं आपको कर के बारे में बताऊं तो आप जान के आपको बड़ा वो होगा, कहे आप अमेज हो जाएंगे। मैं यहां पर आता हूं, ये चोल देखिएगा आप। पहले आपको इलाका दिखा दूं, फिर आपको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या। ये चोल इलाका है ना, साउथ इंडिया में तो एकदम जो हमारा बिल्कुल पेनिनसुला है ना, ये प्रायद्वीप, यहाँ पर तो चोल चेर पांड्या ही चले। तो यहाँ ऐसा हुआ कि इन्होंने जो तमिलनाडु में चोल वंश था उसका हमें बकायदा इंस्क्रिप्शन मिला है, और उसमें जो कर है टैक्स, मतलब आप किसी से कुछ टैक्स, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, तो उसी तरीके से उस जमाने में जो टैक्स लिया करते थे 400 से भी ज्यादा ऐसे शब्द मिले हैं टैक्स के। इसका मतलब कितने सारे टैक्स लिए जाते थे। जैसे वेट्टी, वेट्टी का मतलब ये है कि भाई आप पैसे ना दीजिए, लेकिन आप पैसे के इन क्या कहें, इन ल्यू ऑफ पैसा, पैसे के जगह आप श्रम दीजिए, अपनी मेहनत दीजिए, मतलब आप आइए काम करिए हमारे लिए। और जो कदमाई, ये तो एक तो मैंने बता दिया कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो जबरन श्रम है कि भाई आप आइए लेबर करिए हमारे लिए बगैर पैसे के। और कदमाई ये भू राजस्व था। भू राजस्व का मतलब है आपके पास जमीन है, लाइए उस पर टैक्स दीजिए हमें। अगर आप मकान पर अपना छज्जा डाल रहे हैं, यानी कि अपने छत पे अपना छत डाल रहे हैं एक तरीके से, उसमें भी आपको टैक्स देना है। अगर आप खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहे हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बगैर सीढ़ी के चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे दीजिए। और अगर आपका जैसे पिताजी है, पिताजी का देहांत हो गया, उनकी संपत्ति आपके नाम होनी है, तो उसके लिए भी टैक्स दीजिए। तो कितने सारे टैक्स, यानी कि सीढ़ी पे भी टैक्स। आप सोचिए उस जमाने में ऐसे टैक्स लिए जाते थे। अब ये जो टैक्स लिए जाते थे, जो रेवेन्यू था, यही रेवेन्यू किसका काम करता था? यही टैक्स जो था, कर, ये किसका काम करता था? ये राजा के उसमें जाता था, यानी कि राजा के खजाने में जाता था। और जो मंदिर है, दुर्ग है, मंदिर मतलब होता है आपका टेम्पल अंग्रेजी में, और दुर्ग मतलब होता है कि अगर आप कोई दीवार बना रहे हैं अपने आप को, अपने इलाके को संभालने के लिए, या फिर एक तरीके से राजा का महल बनाने के लिए, जिसे ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन दुर्ग मतलब हमेशा होता है कि आप किसी सेफ गार्ड के लिए बना रहे हैं। अब ऐसी जगह भी युद्ध लड़ने के लिए ये पैसा लगता था। और वहां लगता था जहां पर इनको पता है कि अगर हम लूट करेंगे तो वहां से भी हमको एक पैसा मिल जाएगा। जिस भी जगह पे हम जाएंगे, मतलब अगर हम यहाँ लड़ाई करेंगे, यहाँ से हमें पैसा भी मिलेगा, साथ में हमारे ऐसे मार्ग, क्योंकि उस जमाने में जो मार्ग थे वहां से टैक्स लिया जाता था, जिसे हम व्यापारिक मार्ग कहते हैं, जहां से ट्रेडर्स आते जाते थे ना, उनसे टैक्स लिया जाता था। ओके, लेकिन इसमें यह है कि जो टैक्स कलेक्शन होता था, टैक्स कलेक्शन के लिए जो आदमी रखे जाते थे वो हमेशा उन लोगों से लिए, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से लिए जाते थे, यानी कि जो प्रभुत्व वाली फैमिली है, जिनका नाम है और जिनको राजा मानता है, या वो चीफ्टेन सरदार मानती है कि हाँ भाई यही है, इससे इन्हीं से लोगों बनाया जाता था। इसका मतलब ये है, एक तो ये वो हो गया कि भाई हमने इनको रखा, तो इनका जो बेटा होगा वो भी फिर टैक्स वो करेगा, लोगों से कलेक्ट करेगा। तो ये वंशानुगत हो गया एक तरीके से। इसके अलावा राजा के जितने भी निकट संबंधी है वो मेन ओहदों पे होते थे। जितने भी बड़े बड़े ओहदे होंगे उस पे, जैसे चीफ जुडिशियल ऑफिसर हो गया, महादंड नायक हो गया, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट थे वो किसके पास होते थे? वो होते थे राजा के निकट संबंधी, जैसे उनका चाचा, भतीजा, ताया, इस तरीके से होता था। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था प्रशस्तियां। प्रशस्तियों का मतलब क्या होता है? प्रशस्तियों का मतलब ये होता है कि किसी ने किसी के बारे में बहुत अच्छा सा कुछ लिख दिया, उसके गुणगान कर दिया। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। जैसे हरिसेन ने लिख दिया था, है ना, हरिसेन ने लिखा था एक अपने राजा के बारे में। ऐसे फिर आगे लोगों ने बहुत बहुत सारी चीज लिखी। अब लोगों को मैं ये यहां पर आऊंगा, ये नाग भट्ट की आपको जरूर एक उपलब्धि बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो राजा लोग हैं, अब जैसे ये राजा, एग्जांपल ले रहा हूं, राजा, इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मणों को राजा लोग जो थे वो बकायदा एक जमीन दे देते थे। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनका
वो संस्कृत जानते थे, उनकी इज्जत थी, तो उनको पूरी जमीन दे देते थे। और बकायदा ताम्र के पत्रों पर, मतलब ये जो आप देखिए, ताम्र मतलब कॉपर है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो, उसके, तांबा है शायद, ये ना तांबे के जो पत्र है उस पे इनका ये, जैसे आजकल अगर आप जमीन लेना जाएंगे, जैसे आप और मैं जाएंगे, आप मुझे जमीन बेच रहे हैं तो बाकायदा हमारे बीच में रजिस्ट्री हो जाएगी। रजिस्ट्री का जो पैसा है उसमें जो स्टैंप होगा वो हम सरकार को देंगे, सरकार इसमें टैक्स ले लेगी और आपके नाम जमीन हो जाएगी। और ये जो है संवैधानिक पेपर हो जाएंगे, या वैज्ञानिक कहें ये पेपर बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। उस जमाने में जो अगर राजा जब देते थे किसी ब्राह्मण को, तो इन ताम्र पत्रों पर देते थे। तो ये आप देखिएगा, ये जो ताम्र पत्र है, इसको दिखा देता हूं आपको, इसमें कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें तमिल में लिखा हुआ है। तो ऐसे ताम्र पत्र होते थे। और इसमें देखिएगा, ये यहां पर एक आप ये देख रहे हैं, ये राजसी मोहर है। ये जो मोहर है ये बताती थी कि ये वाकई में कोई फेक पेपर नहीं है, कोई ये वैलिड है, मतलब इसके पास, हाँ, इसकी जमीन है, वाकई में जमीन, ठीक है। ऐसी चीज हुआ करती थी। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे उपलब्धियां हैं, प्रशस्ति लोग लिखते थे, तो कई प्रशस्तियों में लोग अपने, कोई भी एक जो प्रशस्ति लिखता था वो अपने राजा का गुणगान करता था बहुत जबरदस्त तरीके से। तो संस्कृत में लिखी गई एक प्रशस्ति हमें मिली, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर एमपी, वहां पर हमको मिली है। और यहां पर ये नाम इनका है नागभट्ट। ये थे प्रतिहार नरेश नागभट्ट, इनको दिमाग में डाल लीजिए। ये है कहाँ के इलाका में बता रहा हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश, प्रतिहार नरेश नागभट्ट नाम है। तो इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने कहां से कहां तक इन्होंने ये जीते और किन किन को इन्होंने हराया, इसके बारे में बताया गया है। अब 12वीं शताब्दी, अब मैं 12वीं शताब्दी में आ गया हूं, क्योंकि हम पूरा फ्लो करेंगे, 7वीं से लेकर हम आपको 12वीं तक, 18वीं तक ले जाते रहेंगे, ठीक। तो अब मैं 12वीं की बात कर रहा हूं, मतलब 1100 से 1200 की बात कर रहा हूं मैं। तो 12वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे गए। और इसमें एक ऐसा काव्य था जिसमें कश्मीर में जो ये जो कश्मीर है ना, इसमें जो शासन कर रहे थे उनके राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया। तो इसको लिखा था, नाम उनका है कलहन। अगर ये साहब है, इनका नाम क्या है, कलहन, याद रहेगा, कलहन ने लिखा था। और कलहन ने ऐसे नहीं लिख दिया कि आपने किसी की तारीफ करनी है तो लिख दिया, इन्होंने बाकायदा सारे दस्तावेज लिए। कैसे कैसे इन्होंने क्या किया, एक तो अब जो भी इन्होंने वृत्तांत लिखा उसमें शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, इन्होंने दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने ये चीज देखी है, उनका वर्णन क्या है, और इतिहास, जो पहले का इतिहास था, उन सब का उपयोग किया। और उसके बाद ये सब सोर्स थे इनके, ये सब स्रोत थे, मतलब सोर्सेस, इन सब का उपयोग करके उन्होंने लिखा, कलहन ने, राज तरंगिनी, ठीक है। ये सेज, द सागा ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर में जो राज करते थे उनके बारे में इन्होंने लिखा। और ये जो था, पहली बार हमने देखा कि ये प्रशस्ति नहीं थी, इसका मतलब इनकी तारीफ नहीं की इन्होंने, बाकायदा आलोचना की, यानी क्रिटिसिज्म किया, उनकी गलतियों को सामने रखा। इससे पहले केवल प्रशस्तियां लिखी जा रही थी। इसीलिए ये जो काव्य है या ये जो ग्रंथ है, ये कुछ अलग था, ये असाधारण था, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हमने देखा, यहां पर लोगों की, जो भी वहां पर राज कर रहे थे, उनकी बुराई की गई। ये बुराई तो नहीं कहेंगे, उसे हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, ठीक। यहां पर हमने बात की थी कलहन साहब की, जिन्होंने राज तरंगिनी लिखी। और जैसे प्रशस्तियों में लिखा जाता था कि भाई तारीफ की जा रही है राजाओं की, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो कश्मीर के राजा थे, उस जमाने में शासक थे, उनकी आलोचना की, उनका क्रिटिसिज्म किया। इसीलिए ये बड़ा असाधारण सा एक काव्य ग्रंथ है। धन के लिए युद्ध अगर हम देखें तो जितने भी अलग अलग आपके राजवंश रहे, उनका काम यही था भाई कि अपना तो इलाका है, किसी तरीके से दूसरे का इलाका भी मिल जाए। तो यहां पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष, अब ये किसके बीच में, त्रि मतलब होता है तीन, पक्ष मतलब पार्टी, तीन पार्टियों के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें देखिएगा। और ये खास तौर पे किस जगह के लिए हुई, वो इस इलाके के लिए हुई, कन्नौज के लिए। यानी कि ये गंगा नदी की घाटी है। तो गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर है, उसके कारण सबसे ज्यादा लड़ाई हुई और त्रिपक्षीय संघर्ष था।
आप देखिए ये तीन पक्ष कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। दिमाग में बिठा लीजिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये हो गया गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये इस जगह के वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते रहे, त्रिपक्षीय, क्योंकि जगह चाहिए थी और ऐसा इलाका जहां पर अच्छी चीजें हो। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण किया। और एक और चीज थी, ये क्या करते थे कि अब किसी इलाके में जाएंगे तो क्या चाहिए, किसी इलाके में अगर जाना है, यहाँ से पैसा चाहिए, और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ होता था, कहाँ होता था, मंदिरों में, है ना। तो पहली चीज तो बताऊं कि पहले शासकों ने क्या किया कि बड़े 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 मंदिर बनाए, क्योंकि मंदिर बनाने का मतलब ये होता था कि भाई देखो, आओ देखो, हमारे पास इतना पैसा है, हमारा इतना रुतबा है, हमारी इतनी शक्ति है। इसको दिखाने के लिए कई शासकों ने, बड़े बड़े शासकों ने अपनी सत्ता, धन, संसाधन दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए। तो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाके फाइटिंग करते थे, या कहे कि क्षेत्र नियंत्रण करना चाहते थे, तो लोग करते क्या थे, मंदिरों में सबसे ज्यादा पैसा, मंदिरों में सबसे ज्यादा संसाधन, वहीं पे जाके वो अटैक करते थे। यही बात मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ लोगों को दिमाग में आ गई थी। तो एक महमूद गजनवी साहब है, अब ये आप देख लीजिए इलाका है कहाँ का, अफगानिस्तान का। वहां पर गज्जन है, गज्जन, इसीलिए इनको गजनवी कहा जाता है। और इनकी राजधानी जहां पर ये शासक थे इस इलाके में, इसको गजनी कहा जाता है। तो अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद, ये है महमूद गजनवी। कई जगह आप इनको महमूद गजनी सुनेंगे, कई जगह आप इनको सुल्तान महमूद सुनेंगे। तो महमूद गजनवी, क्योंकि इनको पता था कि भारत के मंदिरों पे बहुत पैसा है और ये आपस में भी मंदिरों का से पैसा हथियाने की कोशिश करते हैं। तो हुआ ये कि इन साहब ने, ये जो महमूद गजनवी देख रहे हैं आप, इन्होंने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया। और इन्होंने कई जगह पे, मतलब आप देखिए यहाँ पर ईरान की तरफ, हमारे उप महाद्वीप की तरफ, मध्य एशिया की तरफ, काफी जगह इन्होंने अपना इलाका बनाने की कोशिश की। और ये जो साहब थे महमूद गजनी या गजनी या गजनवी या सुल्तान महमूद, इनको तीन नाम मैं बता रहा हूँ, सब दिमाग में डाल लीजिए, एक ही आदमी है। इन्होंने क्या किया, ये हर साल हिंदुस्तान पे आके आक्रमण करते थे, हर साल ऑलमोस्ट। और यहाँ पर इनकी निशाना क्या था, मंदिर, पैसे वाले मंदिर, क्योंकि मंदिर संपन्न थे, मंदिरों के पास पैसा था। तो इस जमाने में ये जो गुजरात का एक सोमनाथ मंदिर है, ये देखिए, ये मंदिर दिखा रहा हूँ जो टूट चुका है, जो महमूद गजनवी साहब की ही देन है, कारस्तानी है कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, ध्यान रखिएगा, फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये गुजरात का सोमनाथ मंदिर, इस पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और ये टूटा फूटा आप देख रहे हैं। और फिर वहां से वो धन ले जाते थे, जहां पर आते थे, पैसा जहां जहां मिलता था, क्योंकि पैसा यहाँ पर ही था मंदिरों पे, वहां तोड़ते थे, वहां से पैसा ले जाते थे। और फिर इन्होंने जो अपनी ये जो गजनी है वो बनाई। तो जितना भी पैसा जाता था मोस्टली इन्होंने अपने वैभवशाली राजधानी, जिसको गजनी हम कह रहे हैं, गजनी, इसके लिए किया, राइट। अब सुल्तान महमूद साहब, हर आदमी, ये तो बड़ा शासक था, तो उसको भी ये लगा कि भाई मैं जिन लोगों पे आक्रमण कर रहा हूँ, जिनकी चीजें ला ला के अपना एक, ये है गजनी, ठीक है, ये इलाका है गजनी इनका, जो इन्होंने बनाया। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इतना पैसा कमा के ला रहे हैं, या फिर कमा क्या करें, हम छीन के ला रहे हैं, और हम जब ला रहे हैं तो फिर हमको पता तो चले हम किनसे, कौन लोग हैं जिनसे छीन के ला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अल बैरूनी, ये साहब है, ये है अल बैरूनी। ये जो अल बैरूनी थे, बड़े विद्वान आदमी थे, बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, जिस जगह हम जाके ये सब करके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसका लेखा जोखा या उसके बारे में आप जरा हमें, मतलब आप लिखो। तो इन्हीं अल बैरूनी साहब ने एक किताब लिखी, बहुत बेहतरीन किताब है, अल हिंद। फिर से देख लीजिए, ये अल बैरूनी साहब, जिनको महमूद गजनवी ने कहा कि भैया किताब लिखो, या फिर हमें बताओ इसके बारे में, इस देश के बारे में जहां मैं जाता हूं और पैसे लेके आता हूं। तो अल बैरूनी साहब ने किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, ये जो उर्दू अरबी है, उर्दू है, मुझे आइडिया नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। तो किताब अल हिंद में इन्होंने बहुत सारी चीज लिख दी। और यही जो किताब अल हिंद है, आज भी इतिहासकार जो है हमारे, उनके लिए सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि इसमें इनको इस जमाने की सारी जानकारी मिल जाती है, राइट।
अब युद्ध करने वाले लोगों में फिर एक चहमान भी थे। मैंने आपसे बताया था कि ये दिखा दूं आपको, ये जो चहमान है ना, चहमान, ये फिर आगे चल चल के चौहान बने। तो इसमें चौहान लोग भी थे ये लोग। और ये कहाँ शासन करते थे? दिल्ली और अजमेर। आ जाइए यहाँ पर, देखिए अजमेर है राजस्थान में, दिल्ली यहाँ पर है हमारी राजधानी जो है अभी आज की राजधानी। तो इस इलाके में चहमान लोग, इस इलाके में ये शासन किया करते थे। तो कई जगह पश्चिम पूर्व की और बहुत जगह वो गए, अपना नियंत्रण क्षेत्र बनाया। तो जब वो गए तो वहां पर चालुक्य, गुजरात, उन्हें जो गुजरात है उनके जो चालुक्य है, और उत्तर प्रदेश के गहड़वाल, मतलब जब ये आगे बढ़े, क्योंकि ये तो चौहान चाहते थे कि भाई जैसे महमूद गजनवी कर रहा था वैसे चौहान भी कर रहे थे। कोई ऐसा तो नहीं था कि दूध का धुला हुआ, तो सभी आक्रमण कर रहे थे, सबको पैसा चाहिए था, सबको सत्ता चाहिए थी। तो ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, चहमान जो चौहान साहब लोग हैं, उन्होंने ये जैसे ही यहाँ पहुंचे वो गुजरात, चालुक्य ने उन्हें रोक दिया या फिर उनसे टक्कर ली इन्होंने। और फिर वो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देखिए होता है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ ये जब गए और यहाँ पर जब ये फाइट करने के लिए गए तो गहड़वालों ने इनसे टक्कर ली। ओके, तो चहमानों के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए ये, इन साहब का चेहरा देख लीजिए, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम साहब है इनका? पृथ्वीराज चौहान। इनके सबसे प्रसिद्ध शासक यही है, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज P3 कर देता हूं। और इनका जो जन्म है, या फिर ये कहें कि इनका जो रेंज रहा, जिस जमाने में ये रहे, 1168 से लेकर 1192, ये है पृथ्वीराज चौहान। अब ये है सुल्तान मोहम्मद गौरी, ये भी अफगान शासक थे, जैसे ये थे ना महमूद गजनवी, वैसे ये भी अफगान शासक थे, महमूद गौरी। इनके साथ इनकी हुई लड़ाई, इनकी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान है, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी, इनको मतलब इन्होंने इनको हराया, ठीक है। किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन मोहम्मद गौरी थे अफगान शासक, इन्होंने अगले साल इनको हरा दिया, इनको, पृथ्वीराज चौहान को। तो इस तरीके की चीजें चलती रही। मैं आपको बता दूं कि ये 11, ये डेट जरूर पूछी जाती है, 1191, ठीक, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगले साल ही 1192 में मोहम्मद गौरी ने दोबारा इनको हरा दिया। किनको? पृथ्वीराज चौहान को। अब हम आते हैं चोल राज्य पे, जरा बहुत नजदीकी से इस पे नजर गाड़ते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो इसमें चोल वंश की जो सत्ता बनी वो कैसे बनी, पहले तो आपको इलाका दिखा दूं। अब इसको देखिए ध्यान से, ये जो चोल वंश है, ये कावेरी, आप देख रहे, जो भी नदी जब समुद्र के करीब आती है तो डेल्टा बनाती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती है। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार, यहाँ पर ये जो कावेरी डेल्टा है, यहाँ पर एक थे मुट्टरियार, उनकी, वो एक छोटे से मुखिया थे, मतलब बेसिकली उनके परिवार की इस इलाके में सत्ता थी। और ये किसके अंडर में आते थे? जो कांचीपुरम, यहाँ पर एक जगह है कांचीपुरम में जो पल्लव राजा थे, कांचीपुरम में जो पल्लव राजा थे, उनके अंडर में कौन आते थे? ये आपके मुट्टरियार, ध्यान रहेगा। अब उरैयार के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय, फिर से समझिए, मैं नाम ले रहा हूं इनका, ये विजयालय, इनका नाम आ रहा है। ये कहां से आए, ये किधर से आए, पहले आपको बता देता हूं, थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए, ये जो कावेरी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा पे किसका आधिपत्य था? मुट्टरियार, MR कर देता हूं, मुट्टरियार, ठीक है। ये जो थे, ये पल्लव, PLV कर देता हूं, पल्लव राजाओं के अधीन थे, राइट। अब उरैयार, URR कर रहा हूं, उरैयार, इसके चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो विजयालय हैं, विजयालया, ठीक है। ये जो विजयालय है, इन्होंने 9th सेंचुरी, 9वीं सदी के मध्य में जो मुट्टरियार, ये जो इनका नाम मैंने लिया, ये जो मुट्टरियार, इनको हरा दिया और इस डेल्टा पे कब्जा कर लिया। क्लियर हो गया? ये मुट्टरियार हुए पल्लव और विजयालय चोल।
तो जो उरैयार इसके चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के, मतलब यहाँ उरैयार का एक, मान लीजिए एक परिवार हुआ, उस परिवार से ये विजयालय आते थे। इन्होंने जो ये कंट्रोलर थे यहाँ के कावेरी डेल्टा के, जब भी एक नदी आती है तो एक डेल्टा बनाती है, जब समुद्र से मिलती है, ट्रायंगुलर शेप होता है, वो अभी मैंने आपको बताया। तो इस इलाके के इंसाफ को हरा दिया, ठीक है। अब ये आ गए, इसका इन्होंने कब्जा कर लिया। यहां पर इन्होंने बनाया तंजावुर, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको शहर दिखा देता हूं। इन्होंने ये बनाया तंजावुर, और तंजावुर शहर, और एक भगवान देवी बेसिकली निशुंभ सूदिनी, ध्यान दिमाग में डाल लीजिए, तंजावुर एक तो शहर बसा दिया, और यहाँ निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनाया, जो कि आप ये देखें। ओके, विजयालय साहब बहुत पावरफुल थे, मंदिर बनाया इन्होंने, ये सब उन्हीं की चित्रण है, यहां से लेकर यहां तक इनका चित्रण है, ये मंदिर की बात कर रहे हैं। अब विजयालय वीवाई कर देता हूं, इनके बाद जो लोग जो आए, इनके उत्तराधिकारी थे या फिर इनके जो आगे के जो शासक आए, उन्होंने भी अपना एरिया बहुत बढ़ाया, ठीक। अगर दक्षिण में देखें और उत्तर में, दक्षिण में पांड्यन और उत्तर में पल्लव, ये भी इसी राज्य का हिस्सा बना लिए गए। तो यहां पर एक नाम आ रहा है, ये साहब, ये है राज राजा, इनका नाम है, लिख देता हूं मैं, राज, ये राज वन है, ये सबसे शक्तिशाली शासक थे, ये राज वन, ध्यान रहेगा, राज वन। सबसे पहले विजयालय आए, इन्होंने डेल्टा पे कब्जा किया, फिर उसके बाद इनके बाद आए आपके जो सबसे शक्तिशाली माने गए, वो थे राज वन। तो ये बने राजा 985 में राजा बने, और इन्होंने बहुत सारे एरिया पे अपना वो किया, सब बेसिकली एक तो विस्तार भी किया, और जो साम्राज्य था उसको एक तरीके से जो मैनेजमेंट किया, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया। अब इनके पुत्र जो थे, उनका चित्र मैं भी दिखाने जा रहा हूँ। राज के जो पुत्र थे वो ये है, इनका नाम क्या है, राजेंद्र वन, क्या नाम है, राजेंद्र वन। ये इनका चित्र देखिए आप, ये जो थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने ये जो काम उनके पिताजी कर रहे थे, राज राजा के बेटे थे राजेंद्र ने राज राजा जो कर रहे थे उस चीज को आगे रखा, और फिर गंगा घाटी हो गई, श्रीलंका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, ये देखिए इन सब इलाकों पर अपनी सेना भेजी, और बाकायदा जल सेना इन्होंने बनाई, ठीक। तो ये इनकी कहानी हो गई। और इस जमाने में चाहे आप राज की बात करें या राजेंद्र प्रथम की बात करें, इन्होंने जैसे मैंने बताया, एक तो तंजावुर में उन्होंने तंजावुर तो बनाया, साथ में उन्होंने मंदिर भी बनाए। तो ये एक मंदिर बनाया जिसको कहते हैं गंगई कोंड चोलपुरम। ये देखिएगा बहुत बेहतरीन है, छत देखिए किस तरीके से पतली हुई है, और बाहरी दीवार इसको सजाने के लिए ये प्रतिमाओं का यूज किया गया, बहुत शानदार तरीके का इन्होंने काम किया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये खासतौर पे मंदिर वगैरह बन रहे थे, तो ये देखिएगा कि यहाँ पर एक मंदिर बना, तो ये मंदिर जो है उसके आसपास का जो इलाका था, क्योंकि मंदिर, पहले से ये समझ लीजिए कि ये जो मंदिर थे ये किसने दिए थे, ये दिए थे इन शासकों ने, चाहे आप राज कह लीजिए, चाहे राजेंद्र वन कह लीजिए, इन्होंने इस मंदिर के लिए जमीन दी। अब ये जो जमीन थी, इसमें बहुत बड़ी जमीन थी, इसमें उपज भी होती थी, यानी पैदावार होती थी। तो ये जो मंदिर है, इसमें जो उपज होती थी, और इसके आसपास बस्तियां बसने लगी। बस्तियां किन किन लोगों की, चाहे वो पुरोहित हो, मालाकार हो, बावर्ची हो, मेहतर। पुरोहित होते हैं जो यहाँ पर पूजा करते हैं, मालाकार जो माला वाला बनाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, बावर्ची जो खाना बनाते हैं, मेहतर मतलब जो गंदगी उठाते हैं। तो एक तो ये मंदिर के आसपास रहने वाले लोग या जो बस्तियां बन गई, और क्योंकि यहाँ पर भूमि थी, इनके पास जमीन थी, उससे उपज होती थी, तो जिससे बहुत सारा, इस उपज को बेचने पर बहुत सारा खर्चा निकलता था इनका, और सारे लोगों का भरण पोषण होता था, चाहे वो पुरोहित हो, चाहे वो मालाकार हो, चाहे वो बावर्ची हो, चाहे वो मेहतर हो। और शिल्प कला, क्योंकि शिल्प मंदिर है तो शिल्प भी होगा। ये आप देखिए, शिल्प मैं आपको बता रहा था, ये शिल्प कैसा बना, इस शिल्प को बनाने के लिए कुछ लोग होंगे, तो ये बहुत अच्छा। यहाँ पर संगीतकार हो गए, नर्तक हो गए, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर संगीतकार भी जोड़ देता हूँ या नर्तक भी जोड़ देता हूँ, और डांसर थे, म्यूजिशियन थे, वो सब लोग जो है यहाँ पर किस कारण से पलते थे, क्योंकि वो इलाका मंदिर का बहुत बड़ा होता था, बड़ा प्रभावशाली होता था, और राजा ने बहुत बड़ा इलाका उनको दिया करता था।
तो ये मंदिर केवल यहाँ पूजा नहीं होती थी, यहाँ पर आर्थिक काम भी हो रहा है, पैसे वाला भी काम हो रहा है, सामाजिक सोशल लाइफ भी हो रही है, सांस्कृतिक, आपने देखा संगीत और नर्तकी, इसका मतलब यहाँ पर सांस्कृतिक जीवन भी जिया जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कांस्य, कांस्य की प्रतिमा। यहाँ पर आप एक चित्रण देख रहे हैं, ये एक चोल साम्राज्य की कांस्य प्रतिमा है। किस तरीके से इसको अलंकृत किया गया है आप तारीफ कर सकते हैं इसकी। तो ये जो प्रतिमाएं इस तरीके से बनाई गई जो कांस्य की बनी थी, कांस्य, तो ये जो प्रतिमाएं बनी ये विश्व की सबसे अच्छी प्रतिमाओं में से आती है। ठीक, मेरे ख्याल से कांस्य ब्रॉन्ज होता है, उसकी बनाई गई। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है कि देवी देवता, आप खुद ही देख रहे हैं कि देवी की पूजा है, मतलब देवी की प्रतिमा है। देवी की प्रतिमा देवी देवताओं की तो बनाई गई, लेकिन आम लोग और लोगों की भी बनाई गई, लेकिन मेनली देवी देवताओं की। एक चोल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट था वो था इरिगेशन, यानी सिंचाई। इस नाम से कई लोगों ने जो वापस अपने गए यहाँ पर घूमने आए थे उन्होंने सिंचाई के बारे में लिखा। ये जो कावेरी नदी है, मैंने अभी आपको दिखाया था। अब कावेरी नदी जब आती है, पहले आप दिखा देता हूँ, दिमाग में आपको बैठ जाए। ये कावेरी नदी है, ठीक है। ये जो कावेरी नदी जब समुद्र से मिलने आती है ना, ये समुद्र मान लीजिए, इसे मिलने आती है तो ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और फिर ये पानी अपनी उलीचती है। उलीचती का मतलब होता है बिखेरना, उगलना। पानी को उगलती है, तो पानी जब उगला जाता है, तो जब पानी जब सेटल होता है तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी नदी जब ठहरती है, ईजी हो जाती है, जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तो ये मिट्टी छोड़ती है, इसे जलोढ़ मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो ये जो किनारे हैं इस शाखाओं के, ये बड़े उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर खास तौर पे ये जो आप देखेंगे, इस इलाके में चावल की पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि उस चावल को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। इसमें बहुत सारे काम हुए, केवल कृषि का जो काम मैंने बताया, कृषि के लिए क्या करना होता था। एक तो जंगलों को साफ करना है, जमीन को समतल करना है। अब ये जो डेल्टा क्षेत्र है, जो मैंने आपको बताया कि एक नदी आ रही है और इस डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ ना ले आए, क्योंकि पानी जब पीछे से बहुत आएगा तो इस मामले में यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर जमीन को समतल करने के अलावा जो डेल्टा क्षेत्र है वहां से बाढ़ को रोकना है, पानी बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाएगी, उसके लिए आपको एक तरीके से डैम बनाने होंगे या फिर तटबंध बनाने होंगे। और पानी जो आ रहा है उसके लिए नहरों का निर्माण होगा क्योंकि अलग अलग आपको अलग अलग खेतों में उसको ले जाना होगा। और यहाँ पर इतना अच्छा हो गया था इरिगेशन सिस्टम इनका कि एक ही साल में दो फसलें ये उगा रहे थे। अब यहाँ पर देखिए एक चित्रण मैंने दिखाया है, कारीकलन, मतलब उस जमाने में भी डैम या तटबंध बना लिए गए थे। यहाँ पर एक और चीज से बता देता हूँ, वटी वयक्कल। तो वटी वयक्कल ये ना इस तरीके से क्रिस क्रॉस, ऐसे करिए, ऐसे क्रिस क्रॉस चैनल है। ये रेन वाटर जो बरसात का पानी आता है उसके लिए कावेरी डेल्टा में ये डेवलप किया गया, यही इन्हीं लोगों ने किया। तो वती जो होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे, और जो वयक्कल होता है, ये वटी नॉर्थ साउथ, वयक्कल मतलब ऐसा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये भी एक तरीका था इनका, किस तरीके से जो पानी बरसात का आ रहा है उसको हम किस तरीके से यूज करें। अब कई जगह पर ऐसा भी था कि पानी की कमी थी, तो वहां कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल रूप से इनको सिंचाई भी करनी थी और अपना पैदावार भी करनी थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किए, कुएं खोदे। मैं यही दिखा देता हूँ। एक तो इन्होंने कुएं खोदे और बारिश का जो पानी इकट्ठा करने के लिए क्या किया, इन्होंने सरोवर बना दिए, मतलब एक ऐसा जलाशय बना दिया। और फिर इसमें बहुत सारे काम थे, ये छोटा मोटा काम नहीं था कि भाई जो लेबर है और जो जितने भी संसाधन है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, पानी जो आ रहा है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, ये सब काम इन्होंने बहुत बहुत शानदार तरीके से किया। अब इस चोल साम्राज्य का जो प्रशासन हो रहा था, इसमें क्या था, जो किसानों की बस्तियां थी, ये देखिए किसानों की जो बस्तियां थी उसको कहा जाता है उर। किसानों की बस्तियां थी उर। और जो अगर गांव, एक गांव है, दो गांव है, ऐसे मल्टीपल गांव है, तो इनकी कॉम्बिनेशन को कहते थे नाडू। मैं जो बता रहा हूँ किसानों की बस्तियां उर, ये उस जमाने कहलाई जाती थी। और क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इरिगेशन हो गई थी, तो ये लोग डेवलप हो गए थे या कहीं समृद्ध हो गए थे, पैसा इनके पास अच्छा खासा आ गया था। इनके समूह को कहते थे नाडू। तो ग्राम परिषद और नाडू ये मिलके बहुत सारे प्रशासकीय काम करते थे, जैसे न्याय करना हो गया, टैक्स लेना हो गया, ये सब काम ये करते थे।
तो यहाँ पर चोला एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया कि हर एक विलेज जो है उसमें एक विलेज असेंबली होती थी, यानी कि गांव की सभा होती थी, जिसको ओरिया सभा कहा जाता था, जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा का पूरा प्रशासन देखा करती थी। इसके अलावा जो वेल्लाल, आपको याद होगा मैंने वेल्लाल के बारे में बताया था, जो वेल्लाल जाति है ये, इसका मतलब ये पैसे वाले लोग, ये धनी किसान होते थे। तो इनके देखरेख में जो नाडू है ये लोग काम किया करते थे, यानी कि इनके ऊपर वेल्लाल हुआ करते थे। अब इसमें से कई सारे जो थे, जो पैसे वाले लोग थे या कि धनी, जो धनी भूस्वामी जिनके पास बहुत बढ़िया ज्यादा जमीन थी, उनको जो चोल राजा थे, जैसे ये चोल किंग हो गया, उन्होंने जो पैसे वाले लोग हैं धनी भूस्वामियों को, जो चोल राजा है, चोल किंग कर देता हूं, इन्होंने सम्मान के रूप में क्या क्या कहा, इन्होंने कहा आप है, मैं ये शब्द लिख रहा हूं, मूवेन द वेलन। इसका मतलब होता है कि भाई 3 राजाओं को आप सेवाएं दे रहे हैं, 3 राजाओं को सेवाएं दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, यानी 3 राजाओं को सेवा देने वाले वेलन या किसान को मूवेन द वेलन ये कहा गया। और फिर जो अरैयार, इस तरीके की इन्होंने इनको उपाधि दी कि तो आप मूवेन द वेलन है या अरैयार है, मतलब बड़ी बड़ी पदवी दी और अच्छे पोजीशंस दिए इनको, जो पैसे वाले धनी भूस्वामी लोग थे। अब ब्राह्मणों को अगर देखा जाए, क्योंकि ब्राह्मण जितने भी थे उनको जमीन मिलती थी, राजा ये जैसे ये किंग है, ये ब्राह्मण है, तो इनको जमीन देते थे कि आपकी ये जमीन हो गई। तो इससे क्या होगा कि जो कावेरी हुआ उस जमाने में, कावेरी जो डेल्टा था या कावेरी घाटी जो थी और जो दक्षिण भारत है, उसमें ब्राह्मणों की बस्तियां, इसे हम कह सकते हैं बस्तियां, ये बहुत सारी बस्तियां आपने उस जमाने में ये बस गई वहां पर। ठीक, एक और चीज बता देता हूं, नगरम जो था ये व्यापारियों का संघ था, और नगरम का काम, नगरम कहा जाता था जैसे जो ट्रेडर्स हो गए, मैं अगर ये कहूँ ये मर्चेंट्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं, तो इनका जो ग्रुप था उसको कहते थे नगरम। ये क्या काम करते थे, ये भी अपने प्रशासनिक कार्य बहुत सारे शहर में, अपने इलाकों में प्रशासनिक कार्य करते थे। अब मैं आपको तमिलनाडु के इलाके में ले जा रहा हूँ, ये आप देखिएगा, ये उत्तर मेरू, तो तमिलनाडु का ये है चिंगलपुट। तो चिंगलपुट जिले में ये उत्तर मेरू, यहां पर जो इलाका है या कहे मंदिर है बेसिकली, यहां पर अभिलेख मिले और उसमें क्लियर बताया गया है कि ब्राह्मणों की सभा कैसी होगी, मतलब जो ब्राह्मण्स थी उनकी सभा वो कैसे होने वाली है, यानी क्या क्या काम करेंगे, ये बाग बगीचों का काम करेंगे, ये मंदिरों का काम करेंगे, इनकी उप समितियां होती थी, रोड का काम करते थे। तो होता ये था कि जो तालपत्र होते थे, छोटे छोटे टिकट समझ लीजिए, उस पे इनके नाम लिख दिए जाते थे और फिर इसको ऐसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था। ठीक, फिर एक छोटे से लड़के को बुलाया जाता था, उसे बोला जाता था निकालो इससे, और फिर इस तरीके से जो कमेटी थी, जैसे बाग बगीचों वाली कमेटी हो गई या मंदिर वाली कमेटी हो गई, सिंचाई वाली कमेटी हो गई, उसके यहाँ से एक तरीके से समिति के मेंबर या जो लीडर है वो निकलते थे। तो इस इंस्क्रिप्शन में क्लियर बता रखा है इस चीज को। कहाँ मिला, कांचीपुरम उत्तर मेरूर मंदिर, कौन सा जिला है, तमिलनाडु का चिंगलपुट। अब इस जमाने में जो चाइना में तांग वंश है, ये देखिए चित्रण है इस तांग वंश का, तो चाइना में तांग राजवंश, तांग डायनेस्टी कर रहा हूं इसको, ये इन्होंने कम से कम करीबन 300 साल इन्होंने राज किया, 7वीं सदी से 10वीं सदी तक। इसका मतलब आप समझ लीजिए 700 से लेकर 1000 तक, 300 साल तो हो गया इस तक। अब इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था शियान, ये बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा शहर शियान, बहुत बड़ा शहर था। और यहां पर सबसे खास बात हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसमें यह था कि जो नौकरियां थी, नौकरशाही वाली, मतलब राजा के अंडर में जो काम करने वाले हैं, जैसे आजकल हम IAS और IPS कहते हैं, उन लोगों की बकायदा एग्जाम होता था, मतलब परीक्षा होती थी। राजा क्या करते, पहले राजा हमारे यहाँ क्या करते थे, जो उनका भाई भतीजा उसी को बन जाते थे, या जो अगला राजा होता था वो उसका बेटा होता था। यहाँ पर जो काम करने वाले होते थे, यानी इनके अंडर में जो काम करेंगे, जो मंत्रीगण होंगे, मंत्री तो नहीं कहूंगा, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो बाकायदा उनका एग्जाम या इंटरव्यू जो भी वो क्लियर करते थे वो होता था।
तो 1911 तक ये जो व्यवस्था है एग्जाम लेने की या फिर उनका चयन करने की, ये प्रक्रिया कायम रही। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।